चंद्रलेखा, मेरी बेटी, क्या ये सच है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? पिता, आपकी बेटी लौट आई है। जिस दिन तू गई थी उस दिन से इस महल में एक भी सुबह पूरी नहीं हुई। राजकुमारी कुछ न बोली, बस उसके आंसू राजा के वस्त्रों पर गिरते रहे। घने जंगल, टूटे रास्ते, सूनी सराय। वीरेंद्र का चेहरा थकान से भरा था। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, पर आंखों में सिर्फ एक नाम था। चंद्रलेखा, जिसे मैंने अपनी ताकत समझा, आज उसी के बिना मैं कमजोर हूं। वह हर राज्य गया, हर दरबार में पूछा। क्या यहां एक राजकुमारी आई थी? चेहरे पर चांद जैसी शांति और आंखों में तूफान। हर जवाब एक सा था। नहीं। कई दिनों बाद वही राजमहल दरबान दौड़ता हुआ आया। महाराज, महाराज, एक यात्री आया है। अपना नाम वीरेंद्र बता रहा है। उसे अंदर आने दो। वीरेंद्र दरबार में आया। उसका सिर झुका था। महाराज, मैं अपराधी हूं। मैंने आपकी बेटी से उसका घर छीन लिया, उसकी इच्छा जाने बिना। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे उस एक फैसले ने मेरे राज्य को कितना दर्द दिया? जानता हूं, और उसी अपराध की सजा लेने आया हूं। चंद्रलेखा वीरेंद्र के सामने आई। उसने जो किया वो गलत था, लेकिन उसने मुझे कभी दुख देने की नीयत नहीं रखी। मैं चंद्रलेखा से प्रेम करता हूं महाराज। ऐसा प्रेम जो अगर अपराध भी हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है वीरेंद्र, तो उसे तलवार नहीं, बुद्धि और सत्य से साबित करना होगा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। 3 दिन, 3 कहानियां और 3 प्रश्न। यदि तुम तीनों का सत्य समझ सके तो मेरी बेटी भी तुम्हारी होगी और मेरा राज्य भी। चंद्रलेखा ने वीरेंद्र की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। अगली सुबह दरबार पहले से ज्यादा शांत था। ना नगाड़े थे, ना उत्सव, सिर्फ एक अजीब सी गंभीरता। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रलेखा दाईं ओर खड़ी थी और वीरेंद्र दरबार के बीचों बीच। वीरेंद्र, आज पहली कहानी सुनाई जाएगी। मैं सुनने को तैयार हूं महाराज। राजा ने इशारे से सबको चुप कराया। बहुत समय पहले मेरे ही राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत न्यायप्रिय था। प्रजा उसे देवता मानती थी। एक दिन उसके दरबार में 2 व्यक्ति आए। महाराज, इस आदमी ने मेरी जमीन हड़प ली। महाराज, ये झूठ बोल रहा है, जमीन मेरी है। दोनों के पास अपने अपने कागज थे। कागज बिल्कुल सही थे। दोनों की मोहरें असली थीं। राजा ने सोचा, अगर कागजों से फैसला किया तो एक निर्दोष मारा जाएगा, अगर दिल से किया तो न्याय अधूरा रहेगा। राजा ने आदेश दिया, दोनों को एक रात कालकोठरी में रखा जाए। सुबह जब राजा पहुंचा तो देखा एक आदमी सो रहा था और दूसरा पूरी रात जागा था। अब बताओ वीरेंद्र, राजा ने जमीन किसे दी होगी?
वीरेंद्र ने कुछ पल सोचा। जल्दी मत करो, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। राजा ने जमीन उस आदमी को दी होगी जो पूरी रात जागा था, क्योंकि जिसे जमीन खोने का डर होता है वो चैन से सो नहीं सकता। जो झूठा होता है उसे चिंता नहीं होती। अगर जागने वाला भी झूठा हुआ तो वो डर के कारण जागा होगा, लेकिन सच्चा व्यक्ति सिर्फ अपने अधिकार के लिए जागता है, डर के लिए नहीं। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठे। तुमने कहानी का सच समझा वीरेंद्र। पहली परीक्षा तुमने पार कर ली। ये मेरी बुद्धि नहीं महाराज, ये मेरे अपराध का बोझ है जो मुझे सही सोचने पर मजबूर करता है। कल दूसरी कहानी होगी और कल का प्रश्न आज से कठिन होगा। संभल कर रहना वीरेंद्र। पिता की कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती। अगर परीक्षा तुम्हारे लिए है तो हर कहानी आसान है। दरबार आज और भी शांत था। वीरेंद्र दरबार में खड़ा था। कल की जीत के बाद भी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि सतर्कता थी। चंद्रलेखा दूर खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार वीरेंद्र के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। राजा ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, वीरेंद्र, कल तुमने न्याय को समझा, आज तुम्हें मनुष्य के मन को समझना होगा। मैं सुनने को तैयार हूं महाराज। बहुत वर्ष पहले एक राज्य था, समृद्ध, शांत और सुखी। एक वृद्ध माँ और उसका एक बेटा रहता था। माँ बीमार थी। इलाज के लिए एक ही औषधि थी जो दूर पहाड़ों में मिलती थी। बेटा औषधि लाने चला गया। रास्ते में उसे एक घायल यात्री मिला। अगर मुझे अभी सहायता न मिली तो मैं मर जाऊंगा। बेटा जानता था अगर रुका तो मां मर जाएगी, अगर आगे बढ़ा तो ये यात्री मर जाएगा। राजा ने वीरेंद्र की ओर देखा। अब बताओ वीरेंद्र, बेटे को क्या करना चाहिए था? वीरेंद्र की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसकी आंखों में अपनी माँ का चेहरा उभर आया। ये प्रश्न कल से कठिन। महाराज, अगर वो मां के पास जाता तो यात्री मर जाता, अगर यात्री को बचाता तो मां मर जाती। लेकिन महाराज, वो बेटे को चाहिए था कि वो यात्री को बचाता। अपनी मां को मरने देता? हाँ, क्योंकि मां ने उसे जीवन दिया था ताकि वो इंसान बने। अगर वो एक जान बचाने के लिए दूसरी जान को अनदेखा कर दे तो वो बेटा तो रहेगा, इंसान नहीं। और प्रेम? प्रेम स्वार्थ नहीं होता महाराज, प्रेम त्याग सिखाता है। राजा धीरे से सिंहासन से उठे। कुछ पल चुप रहे। तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन ये उत्तर सबसे दर्दनाक भी है। दर्द से भागने वाला कभी राजा नहीं बन सकता महाराज। दूसरी परीक्षा तुमने भी पार कर ली। अगर मैंने गलत कहा होता तो भी स्वीकार करता। आज मैंने समझा, तुम शक्ति से नहीं सोच से राजा बने थे। और कल का प्रश्न तुम्हारे हृदय को तोड़े। अगर टूट कर भी मैं सच तक पहुंच सकूं तो मैं तैयार हूं। दरबार में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। ना शहनाइयों की आवाज, ना मंत्रियों की फुसफुसाहट। राजा सिंहासन पर बैठा था,
चेहरे पर वही गहरी गंभीरता। वीरेंद्र सामने खड़ा था, आंखों में आत्मविश्वास, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना भय। राजा ने भारी आवाज में कहा, वीरेंद्र, तुमने मेरी पहली 2 परीक्षाएं बुद्धि से जीती, पर आज की परीक्षा बुद्धि की नहीं, हिम्मत, त्याग और प्रेम की है। महाराज, अगर इस परीक्षा के बाद मुझे चंद्रलेखा मिल सकती है तो मैं मृत्यु से भी पीछे नहीं हटूंगा। आज तुम्हें भेजा जाएगा उस जंगल की वादी में जहां इंसान का नाम सुनते ही हवा कांप जाती है। महाराज, वो वादी, वहां तो खूंखार औरत रहती है। हाँ, वही। उस औरत के पास एक दिव्य कमल का फूल है, जो फूल केवल वही छू सकता है जिसका प्रेम सच्चा हो। अगर तुम वो कमल मेरी बेटी चंद्रलेखा के लिए ले आए तो ना सिर्फ तुम्हें उसका हाथ मिलेगा, बल्कि मेरा पूरा राज्य भी। महाराज, मैं अभी निकलता हूं। वीरेंद्र, लौट आना, कमल के साथ नहीं, जिंदा लौट आना। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं लौटा तो तुम्हारे लिए। दरबार से निकलते समय वीरेंद्र के कदम भारी थे, पर चेहरा शांत। राजा की आखिरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। याद रखना वीरेंद्र, अगर तुम उस वादी में टूटे तो तुम्हारा प्रेम भी टूट जाएगा। जैसे ही महल की आखिरी मीनार आंखों से ओझल हुई, हवा बदल गई। पेड़ों की पत्तियां सामान्य सरसराहट नहीं कर रही थी, वे जैसे आपस में बातें कर रही हों। यही है वो रास्ता जहां से कोई वापस नहीं आया। घोड़ा आगे बढ़ने से डर रहा था। डर मत, आज अगर कोई लौटेगा तो हम दोनों लौटेंगे। कुछ दूर जाने के बाद घोड़ा रुक गया। जमीन पर पुराने हथियार पड़े थे, जंग लगे, टूटे हुए। ये सब मेरे जैसे ही होंगे। कितने आए, कितने गए। सामने आओ, छिपकर बोलने वालों से मैं डरता नहीं। जंगल अचानक खुला। सामने एक गहरी वादी, बीचों बीच कमल का तालाब, और तालाब के पास एक औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, नाखूनों में खून सूखा हुआ, उसके हाथ में चमकता हुआ कमल। राजा ने भेजा है ना? राजा सब जानते हैं, और मैं सब जानती हूँ जो राजा नहीं जानते। मुझे वो कमल चाहिए। कमल लेने से पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। अगर कहानी से जान बचती है तो सुन लूंगा। मैं भी कभी राजकुमारी थी। मुझे भी किसी ने प्रेम का वचन दिया था, और बदले में मुझे यहीं छोड़ गया। हर धोखा सच को नहीं मार सकता। चुप! सच केवल वही होता है जो बच जाए। अचानक जमीन से काली जंजीरें निकली। वीरेंद्र संभल भी नहीं पाया और जकड़ लिया गया। अंधेरी गुफा, पानी टपकने की आवाज, समय का कोई अंदाजा नहीं। वीरेंद्र ने जंजीर खींची। अगर यही अंत है तो भी मैं डरूंगा नहीं। मार दे मुझे, मार दे मुझे। तू बोलता है? मैं ही उसकी सास हूँ। अंधेरी गुफा में समय जैसे रुक गया था। न दिन का पता, न रात का। सिर्फ पानी की बूंदें
और वीरेंद्र की सांसें। उसने जंजीरों को फिर खींचा। लोहे की ये जंजीरें मेरे हाथ बांध सकती हैं, मेरे इरादे नहीं। सब यही कहते हैं वीरेंद्र, और फिर यही मिट्टी बन जाते हैं। सामने आओ। छाया बनकर बोलने वालों से मुझे बात नहीं करनी। औरत सामने आई। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा विकृत था। जानते हो, मैं तुम्हें तुरंत क्यों नहीं मार रही? क्योंकि तुम्हें मारना नहीं, तोड़ना पसंद है। सही कहा। तोड़ना, जैसे मुझे तोड़ा गया था। कभी किसी ने तुमसे कहा है कि वो तुमसे प्रेम करता है और फिर उसी रात तुम्हें मौत के हवाले कर दिया जाए? अगर प्रेम सच्चा हो तो वो मौत से भी लड़ता है। झूठ। प्रेम सबसे बड़ा धोखा है। मैं भी कभी इसी राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम अब किसी को याद नहीं। तो राजा सब जानते हुए भी मुझे यहाँ भेज। राजा आधा सच जानते हैं, पूरा सच सिर्फ मैं और ये जंगल जानते हैं। जिस दिन मेरा विवाह तय हुआ था, उसी दिन मेरे प्रेमी ने मुझे अमरता का सपना दिखाया। उसने कहा, अगर तुम अमर हो गई तो मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। पर अमरता मिलते ही वो डर गया। उसने मेरी जान एक तोते में बांध दी और मुझे इस वादी में छोड़ गया। वीरेंद्र की नजर उस पिंजरे की ओर गई जहां तोता बैठा था। तोते की आंखें चमकी। वो झूठ बोल रही है। इसने प्रेम किया था, पर धोखा इसने भी दिया था। चुप। तू सिर्फ मेरी सांस है, मेरी आवाज नहीं। अगर तू इसकी जान है तो सच भी तू ही बताएगा। अगर मैं सच कह दूं तो तू मुझे मार देगा। और अगर झूठ बोला तो मैं यहाँ सड़ जाऊंगा। कमल का फूल इस जंगल का नहीं है। वो हर उस प्रेमी के लिए खिलता है जो लौटना जानता है। रात गहरी हुई। औरत गुफा से बाहर चली गई। तोते ने अपने पंखों से जंजीर की ओर इशारा किया। वीरेंद्र ने जोर लगाया। लोहे में दरार पड़ी। अब मेरा अंत है। माफ करना, पर किसी एक का अंत कईयों की मुक्ति बनता है। उसने एक झटके में तोते को मार दिया। जंगल कांप उठा। आसमान काला हो गया। औरत की चीख पूरी वादी में गूंजी। वो धुएं में बदल गई। सन्नाटा छा गया। कमल का फूल धीरे धीरे तालाब से ऊपर आया। वीरेंद्र ने उसे उठाया। चंद्रलेखा, ये फूल नहीं, मेरी हर परीक्षा का उत्तर है। जंगल का रास्ता अब डरावना नहीं था। पेड़ शांत थे। हवा हल्की थी। वीरेंद्र के हाथ में कमल था और आंखों में विश्वास। मंत्री, सेनापति, दरबारी, सबकी निगाहें वीरेंद्र के हाथ में थमे उस दिव्य कमल पर टिक गईं। दरबार में खामोशी छा गई। राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। तो जंगल ने तुम्हें स्वीकार कर लिया? जंगल ने नहीं महाराज, प्रेम ने। बताओ, उस वादी में क्या देखा? मैंने एक औरत देखी जिसे प्रेम ने अमर बनाया और धोखे ने राक्षस। महाराज, ये सब बहाने हैं। राज्य का उत्तराधिकारी कहानियां सुना रहा है। कहानियां वो होती हैं जो झूठ से बनती हैं। मैं जो कह रहा हूं वो सच की राख है। तुम लौट आए। वीरेंद्र ने कमल उसके सामने बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, पर अगर इसे लेने से पहले तुम मेरे किए गए अपराधों को माफ नहीं कर पाओ तो मैं इसे यहीं रख दूंगा।
तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध मुझे बिना पूछे ले जाना था और तुम्हारा सबसे बड़ा साहस मुझे बिना शर्त लौट आना। मैं नाराज थी, पर प्रेम नाराजगी से बड़ा होता है। उसने कमल को थाम लिया। राजा सिंहासन से उठे, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए वीरेंद्र के सामने आकर रुके। मैं तुम्हें अपनी बेटी चंद्रलेखा और अपना राज्य दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है, अगर तुम्हें चुनना पड़े मेरी बेटी और उस जादुई पंख में से, तो तुम क्या चुनोगे? चंद्रलेखा ने वीरेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस इंतजार। मैं चंद्रलेखा को चुनूंगा। बिना सोचे? मैं 3 दिन से यही सोच रहा हूं महाराज। जिस शक्ति ने मुझे राजा बनाया, अगर वही शक्ति मेरे प्रेम से बड़ी हो जाए तो वो शक्ति मेरे किसी काम की नहीं। वीरेंद्र, अगर पिता तुम्हें पंख लौटा भी दें, तो क्या तुम फिर उसी शक्ति से राज्य बनाओगे? अगर राज्य बना तो लोगों के भरोसे से, पंख से नहीं। राजा ने इशारा किया। एक सेवक आगे आया। उसके हाथ में एक रेशमी कपड़े में लिपटा कुछ था। ये वही पंख है जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। ये पंख अब तुम्हारा है। वीरेंद्र ने पंख को देखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। महाराज, मैं इसे तभी लूंगा जब आप कहें कि ये मेरी परीक्षा का हिस्सा नहीं है। यही उत्तर मैं सुनना चाहता था। आज मैं घोषणा करता हूं, वीरेंद्र ने सत्ता की नहीं, सत्य की परीक्षा दी है और मेरी बेटी अपनी इच्छा से वीरेंद्र का हाथ थामेगी। राज्य वीरेंद्र को सौंपा जाएगा और विवाह उस दिन होगा जब वीरेंद्र पंख का सही उपयोग करेगा। मैं वचन देता हूं, ये शक्ति अब किसी बंधन में नहीं रहेगी। मैंने ये पंख सिर्फ पाने के लिए नहीं, लौटाने के लिए उठाया है। मैं तुम्हें बुलाता हूं न आदेश देने के लिए, मुक्त करने के लिए। वीरेंद्र, तुमने फिर मुझे बुलाया? आज मैं तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बुला रहा, इसे वापस लेने के लिए। क्या तुम्हें पता है, इसके बिना तुम फिर साधारण हो जाओगे? मैं साधारण नहीं, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और हम चाहते हैं कि तुम भी मुक्त हो। सदियों बाद किसी ने शक्ति को ठुकराया है। पंख परी के शरीर में समा गया। अब मैं स्वतंत्र हूं। तुम राजा हो, बिना जादू के